गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है आपके थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल में विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हम विद्यालय प्रधानाध्यापक के कौशल का अध्ययन करते हैं। आज हम जो है प्रधानाध्यापक के निरीक्षण संबंधी कौशल का अध्ययन करेंगे कि एक प्रधानाध्यापक को संस्था में उचित मैनेजमेंट करने के लिए कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन का निरीक्षण करना होता है, क्योंकि कार्य हो रहा है तो कार्य किस तरीके से हो रहा है और कैसा हो रहा है या कार्य का इन फ्यूचर क्या प्रभाव होगा, इसका प्रधानाध्यापक निरीक्षण करके अवलोकन करके ही पता लगा सकता है। तो इसके लिए जो है प्रधानाध्यापक को बहुत से क्षेत्र में निरीक्षण कार्य करना होता है। उन निरीक्षण के आधार पर वह सुधार कराकर कार्य को प्रगति की ओर सही ढंग से करने की ओर अग्रसर करता है। तो निरीक्षण संबंधी में पहला है शिक्षण कार्य, क्योंकि एक संस्था शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या बालक के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कार्य करती है। उसके अधीन जो भी शिक्षक कार्य करते हैं उन शिक्षकों का शिक्षण कार्य का अवलोकन करना, समय समय पर उनको नई नई योजनाओं से अवगत कराना या नई नई विधियों से समय से अवगत कराना या उस विषय के नवीन ज्ञान से अवगत कराने के लिए जो है एक प्रधानाध्यापक उनके कार्यों का अवलोकन करता है और एक सुझावात्मक रूप में देकर उसमें सुधार कराने का प्रयास करता है। इसके लिए प्रधानाध्यापक संस्था में राउंड लेता है और जब शिक्षण कार्य शिक्षक करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करता है और उसमें यदि कोई उसको त्रुटि नजर आती है, कमी नजर आती है, तो उसको एक सुधार के रूप में, सुधारात्मक सुझाव के रूप में देकर उसको सही करवाने का प्रयास करता है। दूसरा है प्रयोगशाला। जो लैब है, साइंस लैब है, होम साइंस लैब है, आर्ट एंड क्राफ्ट लैब है, जो बहुत सारी लैब संस्था में उस विषय के शैक्षणिक ज्ञान को, प्रैक्टिकल वर्क को प्रदान करने के लिए खोली जाती हैं। उन लैब में समुचित उपकरण है या नहीं है, उपकरण है और उनका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है या कुशल प्रशिक्षक है या नहीं है, अर्थात जो लैब जिस उद्देश्य को लेकर स्थापित की गई है उस उद्देश्य की पूर्ति उसके माध्यम से हो रही है या नहीं हो रही है, इसका निरीक्षण एक प्रधानाध्यापक करता है और लैब से संबंधित समस्त जानकारी या उसके इक्विपमेंट जो उसके लिए आवश्यक है वो प्राप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, क्योंकि बिना उपकरण के लैब में कार्य कराना जो है बहुत मुश्किल होता है। साइंस लैब है, साइंस लैब में जो है साइंस में भी केमिस्ट्री की अलग है, फिजिक्स की अलग है, बायो की अलग है, जूलॉजी की अलग होती है। तो उनके उस विषय के अनुसार विषय वस्तु वहाँ पर सम्मिलित है या नहीं है, इनका ऑब्जर्वेशन करके, उनका पर्यवेक्षण करके, निरीक्षण करके भी ध्यान लगाया जा सकता है। इसलिए जो भी प्रयोगशालाएं हैं उसका समय समय पर निरीक्षण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए और उसमें नए नए साधन सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है छात्रावास। छात्रावास हॉस्टल जो होता है वो बालक जो जिनके घर से दूर रहते हैं और वो वहाँ छात्रावास में रह के शैक्षिक कार्य करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए छात्रावास उनका घर होता है, उनका आवास होता है। एक बालक जिस प्रकार से घर में रहकर
संतोष, जो सेटिस्फैक्शन महसूस करता है, छात्रावास का वातावरण भी एक जो है घर के वातावरण के समान होना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी का मन जो है उसमें नहीं लगेगा, और मन नहीं लगने के कारण उस विद्या अध्ययन में भी उसका मन नहीं लगेगा। तो छात्रावास की समुचित व्यवस्थाओं को देखने का कार्य जो है हॉस्टल वार्डन होता है। हॉस्टल वार्डन के बाद जो है प्रधानाध्यापक का ही इसका दायित्व होता है। वो उसकी समस्त गतिविधियों को, साधन सुविधाओं को, उसके वातावरण को, उसके खान पान की व्यवस्था को, वहाँ रहने की व्यवस्था को जो है सही ढंग से करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है पाठ्य सहकारी। बालक का सर्वांगीण विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही संभव है, और जो पाठ्य सहगामी साहित्यिक है, चाहे रचनात्मक है, चाहे खेल से संबंधित है, चाहे और सांस्कृतिक है, कोई भी खेल से संबंधित, उन गतिविधियों का जो संचालन है सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए पर्याप्त साधन सुविधाएं है या नहीं है, पर्याप्त प्रशिक्षक है या नहीं है, जो उसके उन गतिविधियों का के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। उन गतिविधियों से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव होगा, या प्रैक्टिकल वर्क जो प्रायोगिक कार्य कराने में उसमें पर्याप्त साधन सुविधाएं नहीं होंगी, तो गतिविधियां सही ढंग से संपन्न नहीं होंगी, और जिस उद्देश्य को लेकर गतिविधियों का आयोजन कराया जा रहा है वो गतिविधियां उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करेंगी। तो प्रधानाध्यापक को इसमें जो है अपने निरीक्षण के माध्यम से उसको सही और सही रूप में और सही साधन सुविधाओं को उपलब्ध कराकर जो है बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है, इसके बाद है कार्यालय। कार्यालय ऑफिस जो होता है वो विद्यालय का हार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय के सभी दस्तावेजों का संग्रह वहीं पे किया जाता है। ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल जानकारी है, छात्र से संबंधित जानकारी है, रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड वहाँ रखे जाते हैं। तो जो कार्यालय में जो कार्य हो रहा है उसमें रिकॉर्ड की व्यवस्था सही रूप से हो रही है नहीं हो रही है, उसका संग्रह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि 10 साल बाद भी विद्यार्थी को यदि कोई रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है तो वो विद्यालय से संपर्क करता है, तो जो है समस्त रिकॉर्ड को बहुत ही सही ढंग से रखा जाना चाहिए ताकि तुरंत वो निकल जाए। विद्यालय जो कार्यालय का कार्य है उसमें जो अलमारियाँ हैं उनमें का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई दस्तावेज की आवश्यकता हो तो वो तुरंत निकल जाए, और उसमें समस्त कार्य जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। इसके बाद है विद्यालय। विद्यालय में छात्रों के बैठने जो फर्नीचर है, जहाँ पर बालक कक्षा के अंदर अध्ययन कर रहा है वहाँ पर समुचित बैठने की व्यवस्था, समुचित प्रकाश, हवा पानी की व्यवस्था इत्यादि कक्षा में होनी अनिवार्य है। अन्यथा बालक का ध्यान कक्ष के अंदर नहीं लगेगा, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, उसका ध्यान उस तरफ नहीं लगेगा। तो एक
अध्ययन प्राप्त करने के लिए जो वातावरण होना चाहिए, शांत, समुचित साधन, टेबल कुर्सी, वो वातावरण एक कक्षा कक्ष के अंदर भी होना चाहिए। तभी बालक जो है सही ढंग से पढ़ सकता है, उसको पढ़ाई में ध्यान रख सकता है। इसलिए जो है एक पढ़ाना अध्यापक को निरीक्षण जो है, जो निरीक्षण कार्य है, जो उसका अवलोकन कार्य है, एक संस्था के अंदर शिक्षक कार्य का करना चाहिए, प्रयोगशाला का, छात्रावास का, पाठ्यशाला का, कार्यालय कार्य और विद्यालय के छात्रों के बैठने की व्यवस्था, इन सब का समय समय पर जो है अवलोकन कर इसमें सुधार करना चाहिए। यदि इसमें कमी है तो सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार पर बल देकर कार्य को संपादित करने पर जोर देना चाहिए। अब है विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय के प्रबंधन के संसाधन। विद्यालय प्रबंधन के दो संसाधन बताए गए हैं, भौतिक और संसाधनों का प्रबंधन। दो प्रकार के प्रबंधन बताए हैं। एक विद्यालय को सही, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक पढ़ना अध्यापक को विद्यालय का मैनेजमेंट करने के लिए दो संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक है भौतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। दोनों के अभाव में एक पढ़ना अध्यापक यदि शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास भी करे या उसकी सोचे भी तो वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि बिना साधन सुविधाओं के, बिना भौतिक संसाधन के, बिना मानवीय संसाधन के यदि हम कार्य कराने की कोशिश करते हैं तो कार्य में हमको सफलता नहीं मिलती है। तो एक विद्यालय को समुचित रूप से चलाने के लिए दो संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक पहला है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में जो हमको दिखाई दे रहे हैं, जो विद्यालय की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, पंखे हैं, लाइट है, पानी है, गार्डन है, टॉयलेट है, ये सब जो है भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है। और मानवीय संसाधनों के अंतर्गत जो है शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है, इनको सम्मिलित किया गया है। क्योंकि जब भौतिक संसाधन हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है और पर इसका यूज करने के लिए हमारे पास शिक्षक, छात्र नहीं है, अभिभावक उसके लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं है, तो उन संसाधनों का कोई उपयोग नहीं होगा और वो धीरे धीरे संसाधन खराब हो जाएंगे और वो जो है धूल मिट्टी जैसे जो आते हैं वैसे आएंगे। तो दोनों का समुचित प्रबंधन, दोनों का की समुचित व्यवस्था जब होती है तो एक विद्यालय का कार्य सही ढंग से चलता है। दो प्रकार बताए हैं। पहला है भौतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है वो लिखिए। विद्यालय भवन, विद्यालय भवन, दूसरा फर्नीचर, तीसरा है शैक्षिक उपकरण, शैक्षिक उपकरण, चौथा है साज सज्जा, पेयजल, शौचालय,
प्रयोगशाला, कार्यालय, खेल का मैदान, और क्लिनिक। ये सब जो है भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पहला है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन यदि नहीं है तो स्कूल कैसे चलाया जाएगा, विद्यालय कैसे चलाया जाएगा, विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम विद्यालय बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उसमें फर्नीचर, कक्षा कक्ष में बालकों के बैठने के लिए, टीचर्स के बैठने के लिए उचित फर्नीचर व्यवस्था है या नहीं है। फर्नीचर जो है विद्यालय बालकों के स्तर के आयु के अनुसार होना चाहिए। छोटे बच्चों को बहुत हाइट का फर्नीचर दे दिया जाएगा तो बच्चों को बैठने में दिक्कत आएगी, तो बालक की आयु इसको देखकर फर्नीचर रखा जाता है। फर्नीचर जो है बड़ी कक्षा में जो है टेबल मेज जो है नीचे की तरफ झुकी हुई, ऊपर उठी हुई हल्की होनी चाहिए ताकि दिखने में सही हो, मजबूत हो। तो ऐसे जो फर्नीचर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सब का इसमें ध्यान है। समुचित फर्नीचर होना चाहिए। जितने विद्यार्थी हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि टूट फूट भी जाता है। तो बिना फर्नीचर के यदि बच्चे बैठेंगे, सही नहीं बैठेंगे तो बालक पढ़ भी नहीं सकेगा। इसके बाद है शैक्षिक उपकरण, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, रोलर बोर्ड है, चौक है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है। आजकल आधुनिक युग में इन सब चीज़ की बहुत आवश्यकता है। तो जो भी शैक्षणिक उपकरण है जिसके माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है, या हम कहें कि शैक्षणिक बालक को उसके शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए जिन साधन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी हम पाश्चात्य युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में रह रहे हैं। विज्ञान ने भी हमें बहुत सारे शैक्षणिक उपकरण प्रदान किए हैं। उन उपकरणों का यूज करके, प्रयोग करके हम जो है शिक्षण कार्य यदि करते हैं तो बालक के लिए वो फायदेमंद होता है, क्योंकि जो पुरानी पद्धति से ही हम उस काम करते रहते तो बालक नई चीज से जो है जानेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जो है नए ज्ञान को बढ़ाने के लिए बालक के सही सभी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण कार्य कराया जाए। साज सज्जा में श्रृंगार, जैसे गार्डन है, उसमें जो है गार्डन बहुत प्रॉपर समुचित होना चाहिए। गार्डन के लिए हम बालकों की एनएसएस के माध्यम से, जो एनएसएस एनसीसी में उनमें जो क्रेडिट होते हैं उनसे हम हेल्प लेके उनके कई कार्य को करा सकते हैं। तो साज सज्जा जो है जब घुसते ही एक सुखद वातावरण मिलता है, क्योंकि मनुष्य की ये प्रकृति है कि उसको हर सुंदर चीज अच्छी लगती है। ठीक है, तो जब हम विद्यालय में एंटर करते हैं तो बहुत सुंदर सा अच्छा सा गार्डन जो शांति शीतलता प्रदान होता है तो एक हमको अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। तो विद्यालय में साज सज्जा श्रृंगार जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदा वातावरण नहीं होना चाहिए, आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातों का उसमें विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद है पेयजल, क्योंकि बालक 6 घंटे विद्यालय में रहता है तो पेयजल की बहुत ही व्यवस्था को बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी यदि बालक ने और शिक्षक ने पी लिया तो बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएगा। और जो एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास करता है। तो जब बालक बीमार होगा, जब शिक्षक बीमार होगा तो वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, नहीं पढ़ाने में लगेगा, नहीं उनका पढ़ने में लगेगा। तो पेयजल व्यवस्था जो है बहुत अलग, शांत और साफ सुथरी जगह व्यवस्थित होनी चाहिए, जहाँ पर बालक यदि पानी पीते हैं तो विद्यालय भवन में उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसके पानी जो निकलता है वेस्ट पानी उसको गार्डन में निकालने की कोशिश करें ताकि पानी इधर उधर भी नहीं फैले और एक उस पानी का जो है यूज हो जाए। तो पेयजल व्यवस्था जो है विद्यालय में बहुत ही अच्छी जगह होनी चाहिए। टंकियों की समय समय पर सफाई होती रहनी चाहिए, गंदी टंकियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदा पानी
करता है। और पानी यदि संग्रह होता है तो मच्छर मक्खी पैदा होते हैं, इससे हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए पेयजल की व्यवस्था बहुत ही अच्छे स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर होनी चाहिए। समय समय पर टंकियों की सफाई होनी चाहिए। हो सकता है आरओ उपलब्ध हो तो आरओ प्लांट लगा के शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। यदि ना भी है तो पर पानी जो है साफ सुथरी जगह पर और साफ सुथरी होना चाहिए। शौचालय, क्योंकि शौचालय जो है बालक 6 घंटे में शौचालय का भी यूं जगह टॉयलेट करने भी जाएगा और उसलिए उसका साफ सफाई नियमित होती रहनी चाहिए। गंदे टॉयलेट में यदि हम यूज करेंगे तो बीमारियां हमारे को वैसे ही जकड़ लेंगी। तो नियमित रूप से दिन में कम से कम 2 से 3 बार उनकी सफाई होनी चाहिए। फिनाइल विनाइल डाल के उनका डिटर्जेंट डाल के उनकी सफाई होती रहनी चाहिए। ये भी जो है एक अलग जगह होना चाहिए ताकि जो है बाकी वातावरण जो है से उसका कोई संपर्क नहीं हो। एक अलग स्थान पर, शांतमय स्थान पर होना चाहिए। फिर है प्रयोगशालाएं। जो भी प्रयोगशालाएं हैं वो सभी ढंग से व्यवस्थित होनी चाहिए। कार्यालय, क्योंकि कार्यालय में सभी दस्तावेज रखे जाते हैं, तो कार्यालय भी जो है विद्यालय का जो है बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं आएगा, कार्यालय से संपर्क करके ही जो है जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद खेल का मैदान, बच्चों के खेलने के लिए सर्वांगीण विकास में बाल बालक के शारीरिक विकास के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। खेल के मैदान में भी हर खेल के लिए अलग अलग मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बास्केटबॉल का मैदान अलग है, फुटबॉल का अलग है, पीटी का अलग है, इंडोर और आउटडोर जो भी गेम होते हैं और जो संबल कराए जाते हैं उनके अनुसार मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए। और प्राथमिक चिकित्सा के लिए बालक की यदि कभी भी तबीयत खराब हो जाती है तो बालक के प्राथमिक उपचार के लिए विद्यालय में क्लिनिक होनी अनिवार्य है, जहां पर फर्स्ट एड के रूप में सभी दवाइयों को संग्रहित किया जाना चाहिए, ताकि एक इमरजेंसी में बालक को उन सब दवाइयों को दिया जा सके। दवाइयों का समय समय पर निरीक्षण भी होना चाहिए, कहीं वो टाइम बाढ़ नहीं हो गई हो, गलत दवाई नहीं हो गई हो, और उसका जो देते समय ध्यान रखना चाहिए। और प्राथमिक उपचार यदि बालक को मिल जाता है कभी भी कोई दुर्घटना होने पर या कोई बीमार होने पर, तो उसकी आधी बीमारी डॉक्टर तक जाने तक उसको सुरक्षित रखा जाता है। पर इसके लिए एक क्लिनिक कक्ष बनना चाहिए जहाँ पे बालक लेट भी सके, उसको घबराहट बेचैनी हो तो उसको अच्छा महसूस हो। ये व्यवस्था एक विद्यालय में भौतिक संसाधन के रूप में होनी चाहिए, तभी जो है विद्यालय सही रूप से चल सकता है। अब है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में जो है पहला शिक्षकों का प्रबंधन, ठीक है। दूसरा है छात्रों का प्रबंधन। तीसरा है समुदाय का प्रबंधन, ठीक है। मानवीय संसाधन, इसमें शिक्षकों का उचित शिक्षक कैसे है, शिक्षक जो है एक जो ये क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अनुसार है या नहीं है, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता का मापदंड जो निर्धारित है उसके अनुसार होनी चाहिए। छात्रों का एक शिक्षक है, योग्य शिक्षक है और विद्यालय में छात्र नहीं है तो उन शिक्षकों को वो शिक्षक अपना ज्ञान किसे प्रदान करेंगे, तो छात्र उचित होने चाहिए। और समुदाय जो जिस समाज से छात्र आ रहे हैं उस समुदाय के प्रत्येक सदस्य उससे हमारा संपर्क होना चाहिए। समाज और विद्यालय दोनों आपस में जुड़े हुए, ठीक है। समाज का विद्यालय पे प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का समाज पे प्रभाव पड़ता है, तो दोनों को जो है सही रूप से चलाने के लिए, विद्यालय को सही रूप से चलाने के लिए 3 प्रकार के भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें हम लिखेंगे
संसाधन में लिखिए मानवीय संसाधन। ठीक है, मानवीय संसाधन में लिखिए मानवीय संसाधन में श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार मानवीय संसाधनों मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से आशय है विद्यालय से संबद्ध शिक्षकों बालकों एवं समुदाय से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की तकनीकी जो कि सामाजिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायता करती है। राजकुमारी शर्मा ने कहा है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से आशय है विद्यालय से संबद्ध शिक्षकों बालकों एवं समुदाय से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की तकनीकी जो कि सामाजिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार से इन सबको जो है मानवीय संसाधनों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आपको जो कार्य है विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों को बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, बार बार जो गर्म पानी का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन